स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में हुए ट्विन सुसाइड ब्लास्ट में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये ब्लास्ट बलूचिस्तान के मस्तुंग शहर और खैबर पख्तूनख्वा के हांगू शहर में 2 सुसाइड बॉम्बर्स द्वारा किए गए। इन दोनों जानलेवा हमलों के बाद दोनों ही प्रोविंसेस में लोगों का गुस्सा और नाराजगी काफी साफ देखने को मिल रही है। इसके बाद बलूचिस्तान के केयरटेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जान अचकजाई ने टेररिज्म पर एक ऑल आउट वॉर अनाउंस कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके रिस्पांस में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 1.73 मिलियन लीगल अफगान रेसिडेंट को 1 नवंबर तक देश छोड़ने के लिए भी कह दिया है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट का मानना है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में टेरर ऑपरेशंस के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। आपको याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले गिलगित बाल्टिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखे गए थे, जब वो लोग पाकिस्तान की सरकार को इंडिया में शामिल होने की वार्निंग्स दे रहे थे। अभी वो मुद्दा पूरी तरह से सुलझा भी नहीं था कि इन सुसाइड अटैक्स ने पाकिस्तान को एक बार फिर छलनी कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्मोइल में कुछ खास सुधार नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का हर स्फीयर किसी न किसी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आज के वीडियो में दोस्तों, हम पाकिस्तान की इन्हीं क्राइसिस पर एक नज़र डालेंगे और पाकिस्तान की ओवरऑल कंडीशन का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के IR सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में बढ़ते रीजनल इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म के बारे में। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों ही प्रोविंसेस अफगानिस्तान को बॉर्डर करते हैं और इसीलिए यहाँ अफगानिस्तान इन्फ्लुएंस टेरर देखने को मिलता है। हाल ही में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुए अटैक्स कोई नई बात नहीं है। पिछले 1 साल में देखें तो खैबर में 300 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं और वहीं बलूचिस्तान में आए दिन सिक्योरिटी पर्सनल्स और सिविलियंस पर अटैक होते रहते हैं। ये अटैक्स आमतौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP करवाता है, पर यहाँ ISIS के 2 फैक्शंस, इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस ISKP और इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस ISPP जैसे दूसरे टेरर ग्रुप्स भी एक्टिव हैं। ISKP जहां अफगानिस्तान में भी टेरर अटैक्स करवाती है, वहीं ISPP ज्यादातर पाकिस्तान में ही हमले करती है। इन अटैक्स ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को बुरी तरह इम्पैक्ट किया है। पाकिस्तान का मानना है कि TTP अफगानिस्तान में ट्रेन होकर उनके देश में अटैक्स करती है और वहीं अफगानिस्तान ने ऐसे एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है। ये प्रॉब्लम तब से बहुत बढ़ गई है जब से दिसंबर 2021 में पाकिस्तान और TTP के बीच सीज फायर खत्म हुआ है। अफगान तालिबान ने TTP को पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम बताकर मीडिएट करने से मना कर दिया है। इसलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच आए दिन कोई ना कोई नई टसल देखने को मिल रही है। वहीं ISKP और ISPP अपने एग्जिस्टेंस के लिए अटैक्स करवा रहे हैं। इन टेरर अटैक से हटकर भी देखें तो लंबे समय से बलूचिस्तान प्रोविंस में सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज पनपती रही हैं। यहाँ पाकिस्तान द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज, लोकल कल्चर और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के एक्सप्लॉयटेशन के कारण बलूच लिबरेशन मूवमेंट ने जन्म लिया है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो KP और फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज को TTP अलग करना चाहता है और पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉज लगाने की डिमांड करता है। इन्हीं डिमांड्स को लेकर कई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ आए दिन अटैक्स करवाते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो यहाँ बहुत समय से लोगों के बीच पाकिस्तानी आर्मी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मिसट्रस्ट बना हुआ है। यहाँ के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उन्हें फेडरल इलेक्शंस में वोट करने के राइट नहीं है और ना ही उन्हें कोई खास रिप्रेजेंटेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। इतना ही नहीं, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से काफी रिच है, तो इसको इकोनॉमिकली भी बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। उदाहरण से समझें तो गिलगित बाल्टिस्तान में गोल्ड, एमराल्ड जैसे कई वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हैं, जिसे या तो पाकिस्तान आर्मी अपने अंडर एक्सट्रैक्ट करवाती है या तो अपने ऑल वेदर फ्रेंड चाइनीज कंपनीज को अलॉट कर देती है, जो यहाँ के हाईली सेंसिटिव टोपोग्राफी में माइनिंग और अनस्टेबल इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रही है। साथ ही टूरिज्म और हाइड्रो पावर से जनरेट हुए रेवेन्यू में गिलगित बाल्टिस्तान को कोई भी शेयर नहीं मिलता। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी मेजरली इस रीजन से होकर गुजरता है। उसके लिए उन्होंने लैंड तो एक्वायर कर लिया, पर उसके बेनिफिट्स गिलगित बाल्टिस्तान में देखने को नहीं मिल रहे हैं। बेनिफिट्स तो इवन बहुत दूर की बात है, इन एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस की वजह से यहाँ कई डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए लास्ट ईयर पाकिस्तान के हसानाबाद में एक ग्लेशियल लेक बर्स्ट देखने को मिला। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है?
दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 23,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 10 अक्टूबर से स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। खैर दोस्तों, अब यदि मेनलैंड पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद में एक केयर टेकर गवर्नमेंट अनवार उल हक काकर के द्वारा लीड की जा रही है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2023 में ड्यू इलेक्शंस जनवरी 2024 में होने जा रहे हैं, लेकिन इन इलेक्शंस में पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के लीडर इमरान खान सलाखों के पीछे हैं। इमरान खान के ऊपर 180 से भी ज्यादा एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिसमें स्टेट सीक्रेट्स को लीक करना, करप्शन, ट्रीजन, वायलेंट प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करना और अन इस्लामिक मैरिज करने जैसे अपराध शामिल हैं। अगस्त 2023 में उन्हें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से 5 साल के लिए बैन किया गया था। पाकिस्तानी मिलिट्री बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इमरान खान आने वाले इलेक्शंस में शामिल हों। शायद इसीलिए उन्हें एक चार्ज में बेल मिलती है तो दूसरे चार्ज में समन कर लिया जाता है। दरअसल अर्ली 2022 में पाकिस्तानी आर्मी और इमरान खान के बीच के डिफरेंसेस की वजह से आर्मी ने उनसे अपना सपोर्ट वापस ले लिया था, और जैसा पाकिस्तान में होता है, बिना मिलिट्री सपोर्ट के कोई भी PM पावर में अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकता है। इसलिए अप्रैल 2022 में इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास किया गया और उनको पाकिस्तान के PM की पोस्ट से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया PM बनाया गया, जिनका टेन्योर अगस्त 2023 में खत्म हो गया है। इमरान खान के अफसर की वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इमरान खान की एब्सेंस में सिर्फ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी नेशनल इलेक्शंस में 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रह जाते हैं। इन लीडर्स के पास वो मास सपोर्ट नहीं है जो इमरान खान कमांड करते हैं, और शायद इसीलिए आने वाले इलेक्शन भी इस पॉलिटिकल टर्मोइल को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान की $350 बिलियन की इकोनॉमी पर पड़ेगा, जो कि पहले से ही वेंटिलेटर पर है। आपको बता दें कि सितंबर 2023 में पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट 31.4% तक पहुंच गया। फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो जुलाई 2023 में वो सिर्फ $12.9 बिलियन था, जो कि सिर्फ 3.5 महीने के इंपोर्ट्स को ही सपोर्ट करता है। इसके अलावा पॉवर्टी की बात करें तो 40% यानी 95 मिलियन पाकिस्तानी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 में 192 कंट्रीज में पाकिस्तान की रैंक 161 है और उसे लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में डाला गया है। साथ ही दूसरे इंडिकेटर्स जैसे कि GDP पर कैपिटा इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 2022-23 में $1399 है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.5%। साथ ही पाकिस्तान का डेट टू GDP रेशियो 78% है, यानी अप्रैल 2023 से जून 2026 तक की डेट रिपेमेंट अमाउंट पाकिस्तान की GDP का 22% है। करेंसी डेप्रिसिएशन की बात करें तो 2021 के एंड में जहां पाकिस्तानी रुपी 160 पर डॉलर ट्रेड कर रहा था, वहीं अगस्त 2023 में ये 294.93 पर USD पर आ चुका है। इन फिगर से ये बात साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल भी काफी फ्लॉड है। ना तो ये पूरे कैपिटलिस्ट हैं और ना ही सोशलिस्ट, बल्कि ये अपने आप में एक यूनिक मॉडल है जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशंस और बेल आउट से चलता है। उदाहरण से समझें तो पाकिस्तान के जन्म से आज तक 22 IMF बेल आउट्स उसको मिल चुकी हैं, जो कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। हालांकि पाकिस्तान का जो यूनिक इकोनॉमिक मॉडल है ये हाईली अनस्टेबल है और जैसे कि हमने देखा डेट टू GDP रेशियो काफी हाई है। पाकिस्तान IMF या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बेल आउट का इंतजार हर दूसरे साल करता है, जिसकी वजह से वो डेट रिसाइकलिंग के चक्कर में फंस गया है, जहां वो एक डेट को पूरा करने के लिए दूसरे डेट्स उठाता है और फिर उसे पूरा करने के लिए तीसरा डेट।
लेटेस्ट IMF बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को जुलाई 2023 में अप्रूव हुआ है, जिसकी वैल्यू $3 बिलियन है। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने गल्फ कंट्रीज से लार्ज हैंडआउट्स के मंजूर होने की बात की, जिसके तहत UAE पाकिस्तान को $10 बिलियन, सऊदी $25 बिलियन और कतर $25 बिलियन देने के लिए रेडी हुआ है, जिसमें से अभी UAE ने $1 बिलियन और सऊदी ने $2 बिलियन के लोन को ही कंफर्म किया है। इससे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। इसके तहत प्लान ये है कि पाकिस्तानी आर्मी देश में लैंड के बड़े ट्रैक्ट्स एक्वायर कर रही है, जो कि अपने आप में ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन है। इसके अलावा ना तो पाकिस्तान में कैपिटल और ना ही सोशल इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया जाता है, बल्कि आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए उनकी GDP का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस में हर साल खर्चा जाता है। 2023-24 का टोटल बजट साइज ₹14.4 ट्रिलियन था, जिसमें से डिफेंस को ₹1.8 ट्रिलियन एलोकेट किए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखा जाए तो वो केवल 59% है, और यहाँ 32% बच्चे तो स्कूल में इनरोल्ड ही नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बड़े पैमाने पर इंपोर्ट्स पर रिलाई करती है। यही वजह है कि उनके फॉरेन रिजर्व्स का आउटफ्लो बहुत हाई रहता है, और आज फॉरेन रिजर्व की क्राइसिस के कारण उनकी इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज और भी पुअर परफॉर्म कर रही हैं। आंकड़ों से समझे तो जहां अगस्त 2021 में पाकिस्तान में अराउंड 17,900 ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर होती थी, वहीं ये नंबर अगस्त 2023 में 5,900 पर आ गया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहां मेजॉरिटी पार्ट्स इंपोर्ट करती हैं, वहीं पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से डाई इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। इसके साथ ही नेचुरल डिजास्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में पुअर इन्वेस्टमेंट के कारण भी आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रगल कर रही है। उदाहरण से समझे तो अगस्त 2022 के फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगभग $30 बिलियन का नुकसान हुआ, और साथ ही 4 मिलियन हेक्टेयर्स एग्रीकल्चर लैंड पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। साथ ही हाई फिस्कल डेफिसिट की वजह से जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लग सकता था, उसे डेफिसिट को फाइनेंस करने में यूज कर लिया जाता है। लो सेविंग्स रेट और लो टैक्स बेस भी पाकिस्तान की इकोनॉमी की इस क्राइसिस में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही चाइना और उसके लार्ज इन्वेस्टमेंट और लोन्स अब पाकिस्तान में आना बंद हो गए हैं। चाइनीज इकोनॉमी खुद एक मेजर स्लोडाउन से गुजर रही है, और इसी वजह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। इतना ही काफी नहीं था कि हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान में अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट CPEC का एक्सपेंशन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। असल में हुआ यूं कि लास्ट ईयर अक्टूबर में CPEC की ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी JCC का मीटअप हुआ। उस मीटअप के मिनट्स को चाइनीज वाइस प्रीमियर और पाकिस्तान के फॉर्मर प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल के द्वारा इस साल जुलाई 31 में साइन किया गया। मीटिंग के मिनट्स को साइन करने में लगने वाला ये लंबा समय पाकिस्तान और चाइना के इकोनॉमिक टाइज में बढ़ रही इरिटेशंस को साफ बयां करता है। जो ड्राफ्ट चाइना द्वारा पाकिस्तान को शेयर किया गया और जिस फाइनल ड्राफ्ट को अंत में साइन किया गया, उसमें बहुत से डिफरेंसेस थे। सोर्सेस के मुताबिक चाइना ने CPEC के तहत पाकिस्तान के मल्टीपल सेक्टर्स जैसे कि एनर्जी, टूरिज्म, वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज में होने वाली बहुत सी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। इस फाइनल डॉक्यूमेंट से ये पता चल रहा था कि पाकिस्तान के चाइनीज कंसर्न्स के खातिर चाइना की बहुत सी डिमांड्स पर अपना ऑपरेशन गिव अप कर दिया। सोर्सेस के मुताबिक इन मिनट्स में चाइना ने गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, POK और पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज में क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म में कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया है। चाइना ने पाकिस्तान द्वारा CPEC फ्रेमवर्क में वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इंक्लूजन की डिमांड को भी नकार दिया है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज पर एक न्यू जॉइंट वर्किंग ग्रुप के प्लान को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। उसी तरह CPEC फ्रेमवर्क के तहत ग्वादर को नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए हब से ग्वादर तक एक ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिया गया है। उसी कड़ी में CPEC एनर्जी कोऑपरेशन की लिस्ट में 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स और चाइनीज इन्वेस्टर्स द्वारा उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होल्ड पर डाल दिया गया है। पाकिस्तान और चाइना के बीच जो मेजर प्लान्स सफल नहीं हो पाए, उनमें सदर्न सिंध के थार डेजर्ट में मौजूद कोल पर बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स के लिए कोल गैसिफिकेशन का पॉलिसी फ्रेमवर्क भी शामिल रहा। पाकिस्तान ने एक स्ट्रैटेजिक अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज प्रोजेक्ट में भी चाइना का इन्वॉल्वमेंट सीख किया था, लेकिन फाइनल मिनट्स में वो भी शामिल नहीं किया गया। उसी तरह मेटालिक मिनरल्स के ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और मार्केटिंग में चाइनीज पार्टिसिपेशन को लेकर भी इस मीटिंग के मिनट्स एकदम शांत रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक CPEC प्रोजेक्ट की दुर्दशा कुछ हद तक पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमिक क्राइसिस और कुछ हद तक चाइना के इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण हो रही है।
इसके अलावा पाकिस्तान में रिलीजियस फैनेटिसिज्म बहुत हद तक बढ़ गया है। आए दिन खबर आती है कि ब्लास्फेमी की वजह से किसी ने मॉब लिंचिंग की, तो कभी सेक्टेरियन डिवाइड से होने वाले क्लैशेस ब्लास्फेमी के चलते बढ़ गए। साथ ही रिलीजियस माइनॉरिटीज पर होने वाले जुल्म किसी से छुपे हुए नहीं हैं। हाल ही में पंजाब के जरानवाला में क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक सिस्टमैटिक टारगेटिंग देखी गई, जहां उनके घरों को आग लगा दी गई और बिजनेस को लूटा गया और साथ ही रिलीजियस प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया गया। ये सारी घटनाएं हमेशा ही रिलीजियस आर्गुमेंट्स पर बैक्ड होती हैं। हमेशा ब्लास्फेमी के चार्जेस पर ऐसे एक्ट्स को या तो छिपाया जाता है और या तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज पाकिस्तान की क्रम्बलिंग इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उनकी सोसाइटी में रिलीजियस टॉलरेंस और भी ज्यादा एक्सेलरेट कर रही है। हिस्टोरिकली देखें तो इंडिपेंडेंस के टाइम पाकिस्तान के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे मोहम्मद जफरुल्लाह खान, जो कि अहमदी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इंडिपेंडेंस ईव में मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच रिलीजियस इंक्लूसिवनेस और एक्सेप्टेंस की बात करती थी, पर आज के पाकिस्तान में ये नहीं देखा जाता। इसका एक और रिसेंट एग्जांपल देखें तो आतिफ मियां, जो कि रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट हैं, उन्हें पाकिस्तान इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से रिजाइन करना पड़ा क्योंकि वो अहमदी कम्युनिटी से आते हैं। पाकिस्तान में रिलीजियस कॉम्पोजिशन की बात करें तो 2017 के सेंसस के हिसाब से यहाँ 96% मुस्लिम्स, 1.6% हिंदूज, 1.6% क्रिश्चियंस, 0.2% अहमदी मुस्लिम्स, बाकी 0.8% बाकी रिलीजन जैसे सिख, ज़ोरोस्ट्रियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स एक्सेट्रा शामिल हैं। जबकि इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 में ऑलमोस्ट 23% पाकिस्तान की पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम थी। ये सब पाकिस्तान में मौजूद सिस्टमैटिक रिलीजियस परसिक्यूशन, फोर्सफुल कन्वर्जन और हाई इंटॉलरेंस को दर्शाता है। वैसे ये रिलीजियस इंटॉलरेंस हमेशा से इतना हाई नहीं था। बताया जाता है कि लेट 1970s में मोहम्मद जियाउल हक ने अपने मिलिट्री को जस्टिफाई करने के लिए रिलीजन को यूज किया। इसने काफी हद तक पाकिस्तानी सोसाइटी और उसके इंस्टीट्यूशंस के इस्लामाइजेशन में एड किया। उदाहरण से समझे तो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ ब्रिटिशर्स के टाइम से थे, पर जियाउल हक ने इसे 1970s में अमेंड करके और स्ट्रिक्टेंट बना दिया। इसका इम्पैक्ट आज की सिविल सोसाइटी पर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आज पाकिस्तान जिन भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, उनका जन्म यूं अचानक नहीं हुआ। इनकी रूट्स पाकिस्तान के खुद के ब्लंडर्स द्वारा सींचे गए हैं। केवल मिलिट्री और रिलीजन से किसी भी देश में लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है। आज पाकिस्तान को अपने हर स्फीयर में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा और कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। टेररिज्म को सॉल्व करने के लिए उसे पहले खुद टेररिज्म को पूरी तरह कंडेम करना होगा। यहाँ वो अपनी डुअल पॉलिसी, जहाँ प्रॉक्सी टेररिज्म का यूज करके दूसरे देश जैसे कि इंडिया और अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी लाना और फिर खुद को टेररिज्म का विक्टिम दिखाना बंद करना होगा। उसे इंटरनेशनल सपोर्ट के जरिए पाकिस्तान में पनप रहे टेरर सेफ हेवेंस को डिस्ट्रॉय करना होगा। सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसी से निपटने के लिए उसे एक डेमोक्रेटिक डायलॉग प्रोग्रेस को प्रमोट करना होगा और साथ ही रीजनल ऑटोनॉमी और इक्विटेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हटाने के लिए सबसे पहले उसे इंश्योर करना होगा कि आने वाले इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों। किसी भी कैंडिडेट को मैलिफाइड इंटेंशन से रोका ना जाए और उसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाए। डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर लोगों का विश्वास जगाना होगा और साथ ही हैवी मिलिट्री इन्फ्लुएंस को पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में कम करना होगा। इकोनॉमिक फ्रंट में पाकिस्तान को ये समझना होगा कि उसका फ्लॉड इकोनॉमिक मॉडल सस्टेनेबल नहीं है और आज नहीं तो कल ये हैंडआउट्स और बेलआउट्स मिलना बंद हो जाएंगे। इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए पाकिस्तान को इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे। अपनी प्रायोरिटीज को फिर से एसेस करना होगा और साथ ही सोशल और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने पर ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन ये सब केवल तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टैब्लिश होगी। अब आगे पाकिस्तान की 240 मिलियन लोगों की डेस्टिनी किस डायरेक्शन में टर्न लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन किसी भी डायरेक्शन में उसका सफर आसान नहीं होने वाला है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, पाकिस्तान's poly crisis present a grave security dynamic for regional stability? Discuss. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।